हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं आप अच्छे से जानते हैं अगर आप रेगुलरली मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के हम सारे के सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर चुके हैं कि उनके रेशियोज़, उनके रेसिप्रोकल्स, उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं जितना भी अभी तक था। पापा बोले पिंकू, हंसो हंसाओ बढ़ो। अब लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और ये जो लास्ट टॉपिक है ना, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि ये ना अच्छे से ज़्यादातर ना याद भी नहीं रहता है, इसीलिए भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा कंफ्यूज करती है ना, अच्छे से याद नहीं रह पाती है, वो ऐसा हो जाता है ना कि पता नहीं एग्जाम में सबसे ज़्यादा आती भी वही है। और दूसरी बात ये है कि ये इस आइडेंटिटी मतलब ये जो टॉपिक है जिसमें आइडेंटिटीज़ हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा ज़्यादा मार्क्स वाले ही होते हैं। ये छोटे कम मार्क्स वाले या 1-2 नंबर में नहीं आएंगे, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएंगे, ठीक है। इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए सारी की सारी चीज़ें ना याद रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपको उस चीज़ का प्रूफ पता होता है ना, तो आप बहुत अच्छे से उसे हमेशा याद रख सकते हो लाइफ टाइम। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता है कि आइडेंटिटीज़ ना मुझे कभी भी मतलब साइन और कॉज की जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो तो हमेशा याद रहती है, पर जो बाकी की 2 आइडेंटिटीज़ हैं उनमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता था मुझे हमेशा। मेरा खुद का जब एग्ज़ाम था और जब मैं आइडेंटिटी में फिर से कंफ्यूज हो गई तो मुझे आइडेंटिटीज़ का प्रूफ पता था। और यहाँ तक कि जब मेरे स्कूल में मैंने प्रोजेक्ट बनाकर दिया था मैथ्स में ना, वो भी मैंने आइडेंटिटीज़ का ही दिया था बनाकर, पूरा उसका प्रूफ करके मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किया था, तो मुझे उसका प्रूफ अच्छे से याद था। जब भी मेरा एग्ज़ाम आया और मैंने सबसे पहले आइडेंटिटी में अचानक से ना भूलने लगी, तो मुझे याद आया कि उसमें क्या करते हैं, और बहुत जल्दी से मुझे फिर पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है मैं बैठ के पूरा का पूरा प्रूव कर रही हूँ एग्ज़ाम पेपर में, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन जब हमने पहले से कोई चीज़ पढ़ी होती है तो उसे एग्ज़ाम पेपर में हल्का सा भी उसको करने की कोशिश शुरू भी करते हैं ना, पूरा याद आ जाता है। तो वही बस हुआ और मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो गया। तो वही मैं आपको भी आज बताने वाली हूँ कि कैसे अगर कभी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पर आप चीज़ों को भूलने लग जाएं, तो जो उसका प्रूव होता है अगर वो आपको पता होता है तो आप फिर कभी गलती करके नहीं आएंगे, है ना। जो चीज़ अच्छे से पता होती है वो गलत नहीं हो सकती है। तो बस वही हम करने वाले हैं कि आज सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम प्रूव करने वाले हैं, और इसका प्रूव बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है। क्या प्रूव है? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होनी है बस, और वो तो आप अच्छे से जानते हैं, बस चिंता की कोई बात ही नहीं है। चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए पूरे पूरे चैप्टर में हम तब से राइट ट्रायंगल्स ही पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में इसमें भी राइट ट्रायंगल्स ही है, और राइट ट्रायंगल में ही तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनने वाला है, तो मैं बना लेती हूँ एक राइट ट्रायंगल, और इसमें इसका नाम लिख लिया कि हमने ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, जहाँ पर बी पे ये है 90 डिग्री, और मैं ले लेती हूँ एंगल ए के ऊपर लो या एंगल सी के ऊपर लो, बताइए, आप बताइए। ए पे ले ले, चलिए ए लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, एंगल ए करके लिखा हुआ है, लेकिन जब एंगल ए आप ले रहे हैं तो आपको याद रखना है। देखिए मैं इसीलिए जानबूझकर हमेशा ऊपर वाला एंगल लेती हूँ, जैसे आपको हर जगह बुक में मिलेगा या आप कोई क्वेश्चन करेंगे ना, हमेशा यहाँ वाला एंगल जो होता है उसको लिया होता है, तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाते हैं, है ना। और जहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे। लेकिन मैं अगर ऊपर वाला ए लूँगी तो फिर मैं इसको परपेंडिकुलर नहीं मान सकती। अगर मैंने इस एंगल को लेकर ये परपेंडिकुलर मान लिया तो मेरा पूरा क्वेश्चन गलत है। तो इसीलिए मैं हर बार ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला एंगल मैं ऊपर वाला लूँ, ताकि आपको ये बार बार याद दिलाती रहूँ कि जो एंगल आप ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है? तो एंगल ए जो अगर मैंने मान लिया, इसका मतलब बी सी जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी मेरे ट्राइंगल की, और जो ये ए बी साइड है वो होगी बेस, और हाइपोटेन्यूज आप जानते ही हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर रहना है। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा ना, पापा बोले पिंकू हंसो हंसाओ बढ़ो, ये लाइफ टाइम याद रखने वाली चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में किसी भी रूप में ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने आ जाए, वो चीज़ कभी भी और हमेशा ही काम आएगी, उसको अच्छे से याद रखना। देखिए पापा की बातें भूलने नहीं चाहिए, पापा बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हमेशा अच्छी बात बताते हैं, तो वही पापा की बात है, उसको हमेशा याद रखना है, वो आपकी हमेशा हेल्प करेगी, हमेशा काम आएगी। तो आप ना जब भी कभी भी ट्रिग्नोमेट्री कोई भी टॉपिक आए, आँख बंद करके सबसे पहले ये लिख लो, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है इसको लिखने में, बस ये लिखना है, ये काम आना ही आना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसके बिना नहीं होगा, ये तो याद रखना ही है।
तो इसीलिए मैंने पापा की बात करके आपको याद कराया है कि पापा की बात याद रखने से आपको ये याद हो जाएगा। तो अब ये आपने याद कर लिया, ठीक है। अब हम अपने ट्राइंगल में, जो हमारा राइट ट्राइंगल है, इसमें हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देते हैं सीधा, बिना ज़्यादा बातें करें। तो हम लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? पाइथागोरस थ्योरम जो कुछ भी कहती है वो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लास 6 में भी शायद आपने पढ़ा होगा, और अभी क्लास 10 में तो हमने लास्ट जो अपना ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट किया है वहाँ पर इस थ्योरम को अलग तरीके से प्रूव भी किया था, सिमिलैरिटी यूज़ करके। बहुत अच्छे से याद होगा ना? फिर भी याद नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं ये इस तरह से लिख कर नहीं चल रही हूँ, मैं साइड्स के नाम लिख रही हूँ। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को आपको 3 बार अलग अलग ऐसे ही लिखकर और 3 अलग अलग काम करने हैं, तो आपको 3 अलग अलग आइडेंटिटीज़ मिल जाएंगी, और उन 3 अलग अलग आइडेंटिटीज से आप और 3 आइडेंटिटीज़ खुद बना सकते हैं। देखिए, छोटी सी कोई चीज़ सीख लो ना तो जादू आ जाता है। जादू आना चाहिए। मैथ्स में बच्चे जादू करते हैं, हाँ, स्टूडेंट्स ही जादू करते हैं, टीचर्स नहीं करते हैं। टीचर्स अपने टाइम में करके आ गए, अब आपको जादू सिखा रहे हैं, और अब आपको जादू सीखना है जादू करने के लिए। तो चलिए जादू सीखते हैं। तो इस चीज़ को मैं पूरे बोर्ड को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रही हूँ, और 3 जगह में मैं यही सेम चीज़ लिखने वाली हूँ। मैं तीनों आइडेंटिटीज़ आपको एक साथ करके बताऊँगी। बहुत 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 ईजी चीज़ है ये। इसके लिए, इस तीसरी आइडेंटिटी के लिए थोड़ी जगह कम बच रही है, बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं हर बार ये लिख ले रही हूँ। देखिए, मैं इसको एक साथ इसलिए करके बता रही हूँ ना, अलग अलग करके करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होते हैं, बट फिर भी एक साथ रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप ना एक साथ लिखेंगे तो हर चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, और जहाँ चीज़ रिलेट हो पाती है वो चीज़ हमेशा याद रहती है और कभी भूल नहीं सकते हैं। बताइए 3 बार मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारी मेन आइडेंटिटीज़ हैं वो 3 है, इसलिए मैंने 3 बार लिखा है। और वो जो 3 आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं उनसे फिर हम अलग अलग घुमा घुमा के इधर उधर से और 3 बना लेते हैं। तो पहले जो होती हैं 3 उनको निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें आपके देखिए ट्राइंगल में वैसे भी 3 साइड्स होती हैं, तो 3 साइड्स का आपने जो ये पाइथागोरस थ्योरम कर दिया। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास एक AC स्क्वायर है, एक AB स्क्वायर है और BC स्क्वायर है। एक एक चीज़ से एक एक इक्वेशन में मैं एक एक बार डिवाइड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास है AC स्क्वायर, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को करने वाली हूँ AC स्क्वायर से डिवाइड। इधर है AB स्क्वायर, तो मैं पूरी इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड करने वाली हूँ। और यहाँ पर है BC स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर सबको BC स्क्वायर से डिवाइड करूँगी। इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ लिखा है कि ताकि आपको तीनों के तीनों एक साथ समझ में आए, कि आपको जब भी कोई आइडेंटिटी सॉल्व करनी है, निकालनी है, उसको डिराइव करना है, तो एक एक साइड का स्क्वायर से हम स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में भी स्क्वायर है ना, इसीलिए कर रहे हैं, और कुछ बात नहीं है। तो सबसे पहले वाली इक्वेशन में मैं कर रही हूँ AC स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्लियर है? यहाँ पर ये AC स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला फिर मैं किससे करने वाली हूँ? AB स्क्वायर से डिवाइड करने वाली हूँ, और इसको BC स्क्वायर से। आप एक एक करके सॉल्व करते हुए चलते हैं ना, सबको बार बार मैं एक एक साथ सॉल्व भी करती रहूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? 1। मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू का मैं साइन लगा दूंगी। इज इक्वल टू के साइन के बाद देखिए ये क्या है? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। देखिए, अगर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लिखा है, कॉमन लेकर आप ब्रैकेट लगाकर सेम एक पूरा स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे यहाँ पर BC अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, जो AB अपॉन AC है, ये हमारे ट्रायंगल में क्या है? AB है बेस और AC है हाइपोटेन्यूज, यानी कि B अपॉन H की बात यहाँ पर हो रही है।
तो बी अपॉन एच क्या है यहाँ पर, देखिए भाई बी अपॉन एच क्या होता है, तो आपने भाई जब ये लिखा था तो ये भी लिखना था साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, रेशियो के साथ उनके रेशियो के नाम भी लिख दो तो याद रहता है। अब देख लीजिए भाई साइन कॉस टेन ऐसे होता है तो बी अपॉन एच क्या है, कॉस है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब बताइए जब यहाँ साइड्स के नाम रेशियो लिखे हैं, मैं ए एंगल कैसे ले रही हूँ, क्योंकि मैंने एंगल ए के अकॉर्डिंग ही तो साइड्स को बेस ऑफ परपेंडिकुलर बताया है ना, तो मैं एंगल ए की ही बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉस ए लिख दूँगी। 1 इज इक्वल टू कॉस और ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर, ये होल्स का जो पूरा लगा है वो मैंने यहाँ लगा दिया, क्लियर है। उसके बाद बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, तो यहाँ पर साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब देखिए आपकी बुक में जो आइडेंटिटी लिखी है ना उसमें स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखा है, वो स्क्वायर यहाँ और यहाँ लगा हुआ है, तो वही चीज़ हम भी यहाँ करने वाले हैं कि 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। अब आप सोचेंगे ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ऐसे साइन और कॉस के ऊपर लग गया, ए के ऊपर क्यों नहीं लगा, क्योंकि बेटा देखिए ये जो पूरा का पूरा साइन ए होता है ये पूरा एक रेशियो होता है ना, एंगल अकेला एंगल का कोई स्क्वायर नहीं होने वाला है, वो पूरा एक एंगल है, उसका पूरा एक रेशियो है ए बी अपॉन ए सी, उसका स्क्वायर है। तो ऐसे में जब हम स्क्वायर लगाते हैं ब्रैकेट हटाकर, तो हम इन्हीं रेशियोज़ के जो नाम है इनके ऊपर लगाते हैं, पूरा का पूरा एंगल का जो वर्टेक्स का जो नाम लिखा हुआ है ए, उसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वर्टेक्स के ऊपर नाम स्क्वायर लगा दिया, इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए का जो भी मेजरमेंट होगा आप उसको स्क्वायर कर रहे हैं, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना किसी भी ट्राइंगल में अगर आप उसी एंगल का स्क्वायर, तीनों एंगल्स का ऐसे स्क्वायर्स करते रहेंगे तो फिर तो सम 180 क्या 360 से भी ऊपर निकल सकता है, तो इसीलिए स्क्वायर नहीं करना है, मतलब एंगल का स्क्वायर नहीं करना, वर्टेक्स पे स्क्वायर नहीं लगाना है, इसलिए स्क्वायर हम यहाँ रेशियो के नाम के ऊपर लगा देते हैं। इसका मतलब यही है कि साइन ए की जो पूरी वैल्यू होगी उसका ही होल स्क्वायर होगा। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई। आई होप आपको ये बहुत ईजी लगा होगा करने में, है ना। दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला तो आपने वैसे ही आंखों आंखों में आधा तो कर ही दिया होगा, कम से कम ए बी और ए बी को कैंसिल तो कर ही दिया होगा, तो वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जो 1 आ रहा है ना इसको यहाँ लिख लेती हूँ, पर यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो 1 है वो इक्वल के इधर आ रहा है। इस आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ यही एक आइडेंटिटी है जिसमें दोनों रेशियो को एक साथ ऐड करके इज इक्वल टू 1 होता है, बाकी इन दोनों में 1 बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। सबसे पहले इसमें हमने यहाँ लिख लिया। अब ये देख लेते हैं कि ए सी अपॉन ए बी जो है उसका होल स्क्वायर होने वाला है, और यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर होने वाला है। तो ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज, ए बी क्या है, बेस, है ना। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या है, सेक, मतलब यहाँ पर आने वाला है सेक स्क्वायर ए। मैं अब स्क्वायर में सीधा यहीं पे लगा दिया, या फिर चलिए मैं हटा देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो गए। फिर इज इक्वल टू 1। अब देख लेते हैं, इस पे आ जाते हैं, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है आपका बेस, यानी कि पी अपॉन बी। पी अपॉन बी कहाँ है, पी अपॉन बी ये रहा, पी अपॉन बी, मतलब पी अपॉन बी किसका रेशियो है, 10 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 10 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर जो है अब ये जो होल स्क्वायर है ब्रैकेट हटाना है और स्क्वायर को अंदर लगाना है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर आपकी हो गई दूसरी भी आइडेंटिटी प्रूव। इजी है ना, बहुत इजी है ये। जब ये करते हैं ना, ये आइडेंटिटी इतनी अच्छी और लगती है, प्रूव करने में मन करता है बार बार इसको प्रूव ही करते रहो बैठकर। अब देख लेते हैं थर्ड वाली आइडेंटिटी। थर्ड वाली में मैं ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगी, मैं डायरेक्ट करूँगी कि वो जगह भी नहीं है, और फिर ब्रैकेट्स लगाकर मैंने आपको यहाँ समझा भी चुका है, तो वो मैं सीधा करने वाली हूँ। इसमें देख लीजिए ए सी अपॉन बी सी जो आएगा, स्क्वायर ऊपर बाद में होल स्क्वायर लग जाएगा। ए सी अपॉन बी सी क्या होगा, ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज, बी सी क्या है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो क्या है कोसेक, यानी कि हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी स्क्वायर क्या है, सॉरी ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी क्या है आपका बेस और बी सी क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है। तो अब की बार फिर से नीचे से ऊपर इस तरह से देखना है, तो बेस जो हो गया आपका और अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि हो गया कॉट।
तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, यानी कि दोनों हो गए कैंसिल और ये हो गया 1। ठीक है, तो ये आपकी हो गई थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव। समझ में आया? देखिए इस तरह से मैं बार बार ऊपर होल ब्रैकेट में स्क्वायर लगाया, फिर यहाँ भी स्क्वायर लगा कर दिखाया, फिर अंदर स्क्वायर लगा के दिखाया। ये आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लगाया, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर रहे। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि एग्जाम में आप आइडेंटिटीज़ भूल जाओ, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितनी ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली आइडेंटिटी है और देखकर भी बहुत ईजी लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि कॉस और साइन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं और यहाँ पर भी प्लस करके इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी याद रखना बहुत आसान रहता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर प्लस 1, जो ये वाली आइडेंटिटीज़ दो होती है ना, इनमें कन्फ्यूजन बहुत आता है, क्योंकि सेक और टेन का अभी तक हमने कोई रिलेशन नहीं पढ़ा था साथ साथ में, लेकिन यहाँ पर इस आइडेंटिटी में वो एक साथ आ रही हैं। इस तरह से कोसेक और कॉट का कोई रिलेशन नहीं पढ़ा था, लेकिन इस आइडेंटिटी में ये आ रही हैं। तो इनको याद रखने के लिए, मतलब अगर कभी ऐसा हो जाए कि हम अचानक से भूल जाएं कुछ करना, तो आप क्या करोगे, जल्दी से, जैसे मैंने ये वाला करा ना, इस तरह से कर सकते हो। जल्दी से आप अपना पाइथागोरस थ्योरम लिखो और जो एक परपेंडिकुलर और एक बेस, दोनों में से किसी को भी डिवाइड करके देखो, एक आ जाएगी तो दूसरी का रेशियो अपने आप पता चल जाएगा कि अब सेक और टेन बचे हैं तो ये आपस में एक साथ होते हैं। अब 1 प्लस 10 इज इक्वल टू सेक होता है या सेक प्लस 1 इज इक्वल टू 10 होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अभी आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, पर जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जो 1 है वो कॉट स्क्वायर के साथ प्लस होता है या कोसेक के साथ प्लस होता है। ऐसे में अगर हम इस तरह से प्रूव कर लेते हैं तो बहुत 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 ज़्यादा इजी हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये प्रूफ बताया। अब हम जल्दी से ये कर लेते हैं कि जब हमने ये 3 आइडेंटिटीज़ इस तरह से करी, तो इनसे बनाकर रिलेट करके और कौन सी आइडेंटिटीज़ को हम बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो मैथ्स में होती है, जो हमने सॉल्व की है, प्रूव की है, उसको बहुत घुमा घुमा के अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करना होता है। कोई भी चीज़ सिंपल तरीके से मैथ्स में यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल तो बस ये आइडेंटिटी जो सॉल्व करके आ गई, लेकिन 1, जैसे मान लें आपके पास एक क्वेश्चन आया 1 और 1 की जगह पे आपको वैल्यू लिखनी है। देखिए 1 की जगह में आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, 1 की जगह में आप सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और 1 की जगह में आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, है ना। 3 आइडेंटिटी से तीनों में 1 के इक्वल में एक चीज़ बन सकती है। तो वो कहाँ कैसे यूज़ करनी होती है वो तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से हम समझेंगे। फिलहाल हम इनसे रिलेटेड और तीन आइडेंटिटीज़ सारी बना लेते हैं। देखिए इन आइडेंटिटीज़ को मैंने इस तरह से लिख लिया है क्योंकि तीनों आइडेंटिटीज़ से और आइडेंटिटीज़ में बनाने वाली हूँ, इसलिए वो एक जादू होगा आप सबके लिए और आप भी ये सब कर पाएंगे। दूसरा देखिए, जब मैंने प्रूव किया था तो मैंने लिखा था 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और अब मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए जो भी चीज़ें इधर उधर मैंने शफल कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। मेरे प्रूफ में कॉस पहले आया था, साइन बाद में आया, इससे कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप ध्यान रखिए कि मैंने जब पाइथागोरस थ्योरम लिखी थी तो उसमें बेस स्क्वायर पहले लिख दिया था और परपेंडिकुलर स्क्वायर बाद में लिखा था, इसीलिए कॉस पहले आ गया। अगर मैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखती तो मेरा साइन पहले आता और कॉस बाद में आता, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी में जो चीज़ जहाँ है वो वहीं रहती है। अगर 1 इधर लिख दिया और 10 उधर लिख दिया, यहाँ पे 10 यहाँ 1 यहाँ लिख दिया और कॉट वहाँ लिख दिया, उन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने हर चीज़ को इज इक्वल टू के उस साइड लिख लिया है। अब यहाँ से मैं सबसे पहले इस वाले आइडेंटिटी को इससे और आइडेंटिटीज़ बनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और इसको हम उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैंने अभी आपको बताया भी था कि जैसे किसी क्वेश्चन में 1 लिखा है तो वहाँ पर 1 की जगह में आप ये लिख कर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक आप और क्या बना सकते हैं कि आप साइन स्क्वायर ए की जगह में 1 लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ए को यहीं रखिए और बाकी इधर ले जाइए। तो आप क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप ये भी बना सकते हैं ना एक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए उधर माइनस होने चला गया। एक और आप क्या बना सकते हैं, इस बार कॉस स्क्वायर ए को यहीं पर रख लीजिए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। एक ये आइडेंटिटी भी बन सकती है कि 1 में से साइन स्क्वायर ए माइनस हो रहा है। तो इस तरह से आइडेंटिटीज़ बन सकती हैं, है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इधर यहाँ पे क्या बन सकता है। यहाँ पर सबसे पहले जो है उसको उल्टा करके भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ उल्टा लिखा था आप यहाँ भी कर सकते हो कि सेक स्क्वायर ए की जगह में आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ये सब चीज़ें कैसे कहाँ अलग जगह जगह में लिखते हैं वो आप क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरी बार ना मैं टेन स्क्वायर ए की जगह में लिखती हूँ, 1 को उधर ले जा रही हूँ,
तो tan स्क्वायर a मैंने यहीं रख लिया और 1 को उधर ले गए तो क्या हो गया sec स्क्वायर a माइनस 1। एक आइडेंटिटी ये बन गई और एक और क्या बन जाएगी, इस बार 1 को यहीं रख लेते हैं और बाकी tan को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। एक आइडेंटिटी ये बन गई। 1 के इक्वल में देखिए ये भी है, 1 के इक्वल में ये भी है, 1 के इक्वल में वहाँ भी आएगा। तो ये आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर भी 3 आइडेंटिटीज बन सकती हैं कि कोसेक स्क्वायर ए को इधर लिख लो और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरा 1 को यहीं रखो, कॉट स्क्वायर ए को उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। और फिर तीसरा क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर कि अब कॉट स्क्वायर ए को यहाँ पर रख लो और 1 को उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक आइडेंटिटी ये बन गई। इस तरह से 3 आइडेंटिटी से 3 और बन गई। ये क्या होगा, अब जैसे कभी आपका क्वेश्चन आ गया वहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए लिखा है लेकिन कोसेक स्क्वायर ए लिखे रहने से आपका कुछ काम नहीं बन पा रहा है तो आप उसकी जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख कर यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। अब देखिए ये 3 तरीके तो हमने सॉल्व करके निकाल लिए, प्रूव करके निकाल लिए और उनके 3 तरीके हमने उन्हीं से और निकाल लिए। क्योंकि एक चीज़ जैसी है वैसी की ही वैसी हमेशा यूज़ होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हमेशा तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ही आपको मिलेगा और उसकी जगह आपको सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अगर आपने आइडेंटिटी कोई सीख ली तो उसके इधर उधर चीज़ों को ले जाकर इधर इज इक्वल टू के उधर इधर लाकर अलग अलग तरीके से जितने भी तरीके से बन सकती है बनाइए। देखिए इन पूरी आइडेंटिटीज़ में 3 चीज़ें हैं ना, 3 एक इज इक्वल टू उस साइड है, 2 इधर टर्म्स हैं तो इसलिए 3 बन गई। जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगी उतनी ही ज़्यादा और आइडेंटिटीज़ ज़्यादा बन सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है नहीं याद करने की। तो मैंने आपको तब भी बताया कि जो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू जो 1 करके आता है ना, ये सबसे ज़्यादा आसानी से याद रहती है और ये हमेशा याद रहती है, चाहे आपको प्रूव आता हो या ना आता हो, पर ये हमेशा याद हो जाती है। एक तो क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाती है इसलिए भी, और याद करने में बहुत ज़्यादा आसान भी लगती है क्योंकि साइन और कॉस हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं आपस में, तो ऐसे भी इन्हें याद करने में आसानी हो जाती है। लेकिन tan और sec आपस में कुछ रिलेशन नहीं है, कॉट और कोसेक का अभी तक हमने कोई रिलेशन इनका साथ में नहीं पढ़ा। ये दोनों जो साथ में आ रहे हैं सिर्फ इन आइडेंटिटीज़ में ही साथ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए इसका तो अभी मैं आपको नहीं, इन दोनों का बता रही हूँ जिसकी वजह से फिर आप इन दोनों को अपने आप रिलेट कर पाओगे। कैसे कि देखिए 6 रेशियोज़ होते हैं, उसमें से साइन और कॉस तो आपस में साथ हो गए, ये आपने देख लिया। दूसरा देखिए एक जो फिर 4 बचे, 4 में से tan बचा, sec बचा, कॉट बचा और कोसेक बचा। इनमें से जो कॉट और कोसेक है वो दोनों के दोनों क्या हैं, C से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, सेम टाइप के लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि कॉट और कोसेक वाली एक आइडेंटिटी होती है। मतलब अगर आपको याद आ रहा है कि कोसेक वाली आइडेंटिटी में दूसरा कौन सा रेशियो साथ में होता है तो वो कॉट होता है, क्योंकि दोनों के दोनों C से स्टार्ट हो रहे हैं। जो 4 बचे ना साइन और कॉस को छोड़कर, जो 4 बचे उनमें से ये दोनों C से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में एक साथ एक आइडेंटिटी में आते हैं जिसमें कॉट स्क्वायर प्लस 1 होता है और कोसेक दूसरी साइड में होता है। उससे रिलेट करके फिर आप बाकी आइडेंटिटीज़ तो कभी भी बना सकते हैं। ठीक है, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो शुरू वाली 3 याद रखनी है, बाकी है तो फिर अपने आप ही बना लेंगे आप, है ना। जादू सीख लिया ना आपने कैसे बना सकते हैं, बस जादू करना है, अपने आप से बना लेना है। और उसके बाद जब कॉट और कोसेक एक साथ हैं तो बाकी जो 2 बची tan और sec वही आपस में साथ में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि tan स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर होता है और यहाँ पर कॉट स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। अब 1 किसके साथ प्लस हो रहा होता है, इसमें आप देख लीजिए कि जो tan और कॉट होता है वो आपस में काफ़ी तरह से रिलेटेड है ना, रेसिप्रोकल भी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। तो जो अगर tan के साथ 1 प्लस होता है तो यहाँ भी कॉट के साथ 1 प्लस होता है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी आइडेंटिटीज़। मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ईजी से ईजी तरीके में इन सब चीज़ों को समझा सकूँ, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया या आपको ऐसा लग रहा है मैम आपने कहीं कोई गलती कर दी है, आप पूरी तरह से फ्री हैं मुझे कमेंट करके बताने के लिए कि मैम यहाँ पर ये गलती हुई है, या फिर आपको कुछ और समझना है या कोई और क्वेश्चन करवाना है। जो कुछ भी आप समझना चाहते हैं इन सबसे रिलेटेड वो मैंने आपको हमेशा बताऊँगी, बस आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिए, एक बार अपने अप्रूव करके ज़रूर देखिए। और फिर ये जादू जो किया है हमने 3 आइडेंटिटी निकाल कर और 9 आइडेंटिटी बना ली, तो टोटल 12 आइडेंटिटी हमने बना ली। वो जादू आप भी ज़रूर करके देखिए। देखिए हर चीज़ में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो जादूगर होते हैं, जो मजिशियंस होते हैं,
वो भी तो प्रैक्टिस से ही करते हैं ना। जो चीज़ आपको मैजिक करके वो दिखा रहे हैं, वो एक्चुअल में कैसे अचानक से कोई चीज़ गायब हो जा रही है, प्रैक्टिस से। उन्होंने प्रैक्टिस इतने अच्छे से की हुई है। आपको अब तो पता ही है कि जो मैजिक होता है वो लोग किस तरह से कर देते हैं, पर इतना अचानक से कैसे, वो सब प्रैक्टिस का खेल है मैजिक जो होता है। तो वही मैजिक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक दो बार भी कर लेंगे तो ज़्यादा आपको फिर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।